नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने जियोग्राफी का सिलेबस जाना। बीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पहली किताब जो भौतिक भूगोल लगती है उसकी अपने 500 यूनिट के बारे में सिलेबस के बारे में पढ़ा। आज अपने सिलेबस है जो पढ़ा वायुमंडल का स्तरीकरण एवं संगठन पहली यूनिट लगती है उसके बारे में पढ़ना था। लेकिन उससे पहले पीछे के जो पेपर आए हुए हैं उनको 2-3 वीडियो के अंतर्गत अपने जानेंगे। भी 2023 के अंतर्गत पेपर हुआ, कौन सा सिलेबस अपने सेकंड सेमेस्टर में लगता था उनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, या कौन से कौन सा जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत लगता है उनके अंतर्गत प्रश्न पूछे गए। यानी यूनिवर्सिटी कौन कौन से टॉपिक उठाकर प्रश्न पहले पूछे हैं उन्हीं से रिलेटेड अब की बार प्रश्न आएंगे। तो अपने सबसे पहले पीछे 2023 के अंतर्गत पेपर हुआ था उसमें से जो सिलेबस अब की बार वर्तमान में दिया हुआ है उनमें से कौन कौन से टॉपिकों के बारे में पूछा गया उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे अपने टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बीए सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए जियोग्राफी फर्स्ट पेपर 40 नंबर का आएगा, 3 घंटे का टाइम होगा। प्रारूप है सेम है, बता दिया है पीछे वाली वीडियो में। अगर नहीं पता हो तो वो पीछे वाली वीडियो जाके देख लेना आप। पहली यूनिट के अंतर्गत छोटे प्रश्नों में एल्बिडो, वातागर, सार्गेसो सागर एवं भरत ज्वार के बारे में पूछा गया है। पीछे छोटे प्रश्न है 2023 वाले पेपर में एल्बिडो, वातागर, भरत ज्वार एवं सार्गेसो सागर के बारे में पूछा गया है। कौन सा है? एल्बिडो, वृहत ज्वार, सार्गेसो सागर, इनके बारे में छोटे प्रश्न पूछे थे। यानी एक एक नंबर के प्रश्न इन तीनों से पूछे गए थे। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो सूर्य द्वारा आपतित सौर विकिरणें, यानी सूर्य से जो किरणें आ रही है, विकिरण आ रही है, उसे क्या कहते हैं? इंसोलेशन या सौर विकिरण। ये बिना पृथ्वी को गर्म करे वापस पूर्णतः लौट जाती है। पार्थिव विकिरण के अंतर्गत कोई भी योगदान न हो, यानी जो बाहर वायुमंडल से लौट जाए, पृथ्वी से वापस लौट जाए, उसे एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो को साधारण भाषा में अपने रूठेड़ो बटाऊ केस का, यानी जो को आवा करता ही आता ही वापस लौट जाए, पानी कौन पिए, यानी सीधी पृथ्वी तक है, सूर्यों किरण आई वह वापस लौट गई। पृथ्वी ने गर्म करना है, वायुमंडल ने गर्म करने में कोई भी योगदान नहीं होता, उसे एल्बिडो कहा जाता है। सौर विकिरणों का परावर्तित भाग औसत होता है 35%। एल्बिडो को मापने के लिए प्रतिशत इकाई का उपयोग किया जाता है। वृहत ज्वार और बाटा समुद्रीय जल के अंतर्गत उतार व चढ़ाव, यानी नीचे गिरना ऊपर उठना, उसे ज्वार बाटा कहा जाता है। ज्वार बाटा के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, वृहत ज्वार व लघु ज्वार। वृहत ज्वार किसे कहते हैं? ये कब आता है? वृहत ज्वार यानी सबसे महासागरीय जल में या महासागरीय जल का ऊपर उठना व नीचे गिरना ज्वार बाटा कहलाता है। ज्वार बाटा 2 प्रकार के हैं, दीर्घ ज्वार व लघु ज्वार। ये दोनों स्थिति कब होती है? आता किसके कारण है ज्वार? पृथ्वी, सूर्य प्लस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल व पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल कौन सा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल को अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी दूसरे को अपनी ओर खींचना। अपकेंद्रीय बल खुद की ओर से बाहर की ओर धक्का देना, यानी पृथ्वी महासागरीय जल को बाहर की ओर धक्का देती है, जिसके कारण वृहत ज्वार आता है। बाटा गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण लघु ज्वार या बाटा की क्रिया होती है। अब चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब पृथ्वी, मान लो यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे है चंद्रमा, इस स्थिति में जब तीनों सिद्ध में हो, क्या बोलेंगे? सिजगी। जब पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य तीनों एक सिद्ध में हो तो दीर्घ ज्वार आएगा। दीर्घ ज्वार 2 स्थिति में होता है, एक तो अमावस्या और एक है पूर्णिमा।
दो स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है। अब लघु ज्वार कब आएगा, अमावस्या कब होगी और पूर्णिमा कब होगी, इसके बारे में अपने आगे जब टॉपिक आएगा तब डिटेल से पढ़ेंगे। वृहद ज्वार के बाद दूसरा ज्वार का प्रकार है लघु ज्वार। वृहद ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या के दिन आता है, यानी सिजगी की स्थिति हो या तीनों सरल रेखा में हो। लघु ज्वार जब है यहां पे मान लो सूर्य है और यहां पे पृथ्वी है और चंद्रमा है यहां पे, तो चंद्रमा व सूर्य, चंद्रमा पृथ्वी के जल को, यहां पे चंद्रमा अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा पृथ्वी के जल को, और सूर्य अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। इस स्थिति में लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। यह स्थिति प्रथम व तृतीय चतुर्थांश यानी माह के सप्तमी व अष्टमी के दिन आता है, यानी कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों समकोण पर, कहां, समकोण या 90 डिग्री पर स्थित होता है। आगे वाला एक टॉपिक है और बचा इसके अंतर्गत 2023 वाले पेपर में एल्बिडो सारगेसो सागर, एक और रह गया अपने सारगेसो सागर। सारगेसो सागर क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में तीन प्रमुख महासागरीय धाराओं से कौन कौन सी शामिल होगी, इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका है, इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका है, इधर है ग्रीनलैंड है और इधर है यूरेशिया है, यहाँ पे अफ्रीका है। ये एस आकार का अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य रेखा है। अब यहां से एक धारा जाती है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, ऊपर जाके इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और एक इधर से वापस धारा आती है जिसे कनारी की धारा भी कहते हैं। इन तीनों धाराओं के मिलने से यहां पे जलवाष्प उत्पन्न होता है और यहां पे वायुमंडल में बादल छाए रहते हैं। एक प्लैंकटन नामक घास होती है जिसके कारण यहां पे कोहरा बनता है, जिसे सारगेसो सागर का नाम दिया गया है। ये 3 या 4 है, पिछले वाले 2023 वाले पेपर में छोटे प्रश्न पूछे गए थे। अब बड़े प्रश्न लघुत्तरात्मक कौन कौन से पूछे उनके बारे में अपने जिक्र करेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत 2023 वाले पेपर में विभिन्न वायुदाब पेटियों को समझाइए। पहला प्रश्न आया था विभिन्न वायुदाब पेटियों को समझाइए। इसके अथवा में एक प्रश्न दिया था चक्रवात इसके प्रकारों पर, चक्रवात व इसके प्रकारों पर टिप्पणी। चक्रवात इसके प्रकारों में अपने तीसरी यूनिट में सिलेबस दिया हुआ था ना, और एक क्वेश्चन आया था हिंद महासागरीय धाराओं के बारे में बताइए। इसे साइड में लिख लेते हैं, हिंद महासागरीय धाराएं, चक्रवात प्रकार। और एक प्रश्न था प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी, प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी। अब सबसे पहले अपने विभिन्न वायुदाब पेटियों के बारे में जानेंगे। वायुदाब पेटियां यानी पृथ्वी पर विभिन्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब वाले अलग अलग क्षेत्रों की जो पट्टियां बनती है उसे वायुदाब पेटियां कहा जाता है। मुख्यतः वायुदाब पेटियों में मुख्यतः 7 वायुदाब पेटियों में बांटा जाता है। 3 तापजन्य व 4 गतिजन्य पेटियों के अंतर्गत बांटा गया, यानी 4 तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण और 3
ताप के कारण बनती है। सबसे पहले निम्न अक्षांशों में विषुवत-रेखीय क्षेत्र में विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब, एलपी भी लिख सकते हैं, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब है, पेटी पाई जाती है जो यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब क्या है, कम है। दूसरी दो पेटियां तापजन्य ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्रुवों पर तापमान कम होने के कारण वायुदाब क्या है, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का निर्माण हुआ है, या ध्रुवीय एचपी उत्तर है, ये दिशा अपने उत्तर पड़ते हैं, तो ऊपर वाले में उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी और दक्षिण ध्रुव में एस है ध्रुवीय एचपी। 3 तापजन्य पेटियां हो गई और 4 गतिजन्य। गतिजन्य में एक यहां पे बनेगी, यहां पे लो प्रेशर है तो यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। उपोषण एचपी हाई प्रेशर। यहां पे उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों तरफ, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में। एचपी क्यों है, तापमान यहाँ पे ज्यादा होता है तो वायुदाब क्या है, कम होना चाहिए, लेकिन जो हवाएं यहाँ से ऊपर उठती है वे वापस है यहाँ पे जाके नीचे उतरती है, तो यहाँ पे वायुदाब क्या है, ज्यादा होगा। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पे ताप कार्य नहीं करना है, घूर्णन कार्य कर रहा है, जिसके कारण इस पेटी को नाम क्या दिया गया है, उत्तरी ध्रुवीय उपोषण उच्च दाब है पेटी, और इसे दक्षिण ध्रुवीय उपोषण एचपी पेटी हाई प्रेशर है पेटी। और इसके बाद में दो पेटियां 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, ये ध्रुवीय है तो इसके पास में उपध्रुवीय हो जाएगी। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है तो इसके ऊपर उपोषण है। उपोषण के बाद में जो तीसरी पेटी उत्तर की ओर आएगी वो कौन सी आएगी, उप ध्रुव से पहले क्या है, उपध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। यहाँ पे उच्च दाब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न दाब। सीधा सा याद रखना है, यहाँ पे लिखना है विषुवत रेखा के पास में विषुवत, और याद रहे ना रहे एलपी लिख लेना, उसके बाद में एचपी उपोषण है क्षेत्र अपने याद है भी उपोषण है, उसके बाद में उपध्रुवीय एलपी, और उसके बाद में ध्रुवों पर एचपी। लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर और वापस है हाई प्रेशर। इस प्रेशर का अर्थ दाब होता है उच्च दाब निम्न दाब में ज्यादा अपने माथापच्ची नहीं करनी है। विषुवत रेखा क्षेत्र में तापमान क्या है, ज्यादा होता है तो यहाँ पे वायुदाब क्या है, कम होगा। तो पहली पेटी तापजन्य, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि तापजन्य पेटियां कौन कौन सी है और गतिजन्य पेटियां कौन कौन सी है। आपके नहीं पूछेगा, आरपीएससी में यही प्रश्न पूछता है भी, कितनी तापजन्य पेटियां कितनी गतिजन्य पेटियां हैं। तो दक्षिण गोलार्ध में भी एक है, यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बच गई, ये सारी वायुदाब पेटियां होगी। इसके अलावा पीछे वाले 2023 वाले पेपर में चक्रवात के प्रकार पूछे थे और एक हिंद महासागरीय धाराएं और प्रवाल भित्तियां पूछी थी। आगे वाला प्रश्न है चक्रवात के प्रकार। चक्रवात क्या होता है, जिसके अंतर्गत केंद्र में न्यून दाब, केंद्र में क्या होगा लो प्रेशर, और बाहर की ओर उच्च वायुदाब हो, तो हवाएं क्या है इस तरह से चलने लग जाती है, केंद्र की ओर चलेगी, जिससे चक्रवात का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, चक्रवात का, जिससे अपने स्थानीय भाषा में बतुड़ियो या बम्बुड़िया भी कहा जाता है। चक्रवात का ये एक प्रकार है, इसके अलग अलग नाम भी पूछे जाते हैं। टोर्नेडो जैसे जापान में, टाइफून चीन के अंतर्गत है, भारत में चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। इसके विपरीत, जिसमें केंद्र में एचपीओ और बाहर की ओर हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाए, उसे प्रति चक्रवात नाम दिया जाता है। इनकी मुख्यतः दिशाएं पूछी जाती है भी, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कौन सी है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात और चक्रवात की दिशाएं कौन सी है। तो याद सीधा सा इतना रखना है, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात की दिशा घड़ी के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात नाम क्या याद रखना है, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत। इसकी घड़ी के विपरीत होगी तो इसकी क्या होगी, घड़ी के अनुरूप है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी कैसे चलती है अपने, इस प्रकार से चलती है, तो चक्रवात की दिशा इस तरह से होगी। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के इसमें विपरीत, तो इसमें अनुरूप हो जाएगी।
यानी दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा ये होगी हवाओं की, और उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से चलेगी, यानी हवाएं ऐसे केंद्र प्रिया की अभिसरित होगी, और इसमें अपसरित होती है हवाएं प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात में इसके उल्टा हो जाएगा। अपने को एक ही याद रखना है, अभी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अनुरूप होती है। प्रति चक्रवात उल्टा है तो इसके उल्टा याद है रह जाएगा। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत है तो प्रति चक्रवात की अनुरूप हो जाएगी, इसका उल्टा है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा अनुरूप है तो प्रति चक्रवात की क्या हो जाएगी, विपरीत है। सीधा सा याद है रह जाएगा। चक्रवात के अब दो प्रकार होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः ग्रीष्म काल में आते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः शीतकाल के अंतर्गत आते हैं। चक्रवात आने के लिए कोरियोलिस बल आवश्यक है। कौन सा? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, यह भी छोटा एक प्रश्न पूछ सकता है। जो हवाओं को अपनी दिशा से उत्तरी गोलार्ध में मान लो इस प्रकार से चल रही है तो दाईं ओर ये दायां हो जाएगा और ये बायां। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ दे उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। ये एक आभासी बल हो जाता है। सर्वाधिक कोरियोलिस बल है ध्रुवों पर पाया जाता है, ध्रुवों पर, और सबसे कम है भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। इसलिए डोलड्रम क्षेत्र में 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। शांत क्षेत्र है, यहां पर कोरियोलिस बल न होने की वजह से चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि चक्रवातों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र में नहीं होती है, या चक्रवातों की उत्पत्ति विषुवत के क्षेत्र में न होने का कारण क्या है, तो कोरियोलिस बल का न होना। आगे वाला प्रश्न है, आगे वाला जो लघुत्रात्मक पूछा हुआ है वो प्रवाल भित्तियां हैं। प्रवाल भित्ति, प्रवाल क्या होता है? एक मूंगे की प्रवाल भित्ति एक मूंगे की चट्टान होती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक कवक पाया जाता है समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत, जिसके समुद्री गोयोट या वह पर्वत समुद्र के अंतर्गत जिसका स्थल क्या है, स्पाट हो, उसे गोयोट कहते हैं। अपने फर्स्ट वाले सेमेस्टर में पढ़ा था ना, समुद्र तट के पास में इसकी आवश्यक दशाएं भी पूछ सकते हैं, जिसमें साफ जल है या जल मेला होना चाहिए या साफ होना चाहिए, 25 से 27 डिग्री तापमान, लवणता कितनी होनी चाहिए, ये आवश्यक दशाएं होती है प्रवाल के लिए। प्रवाल भित्ति, यहाँ पे प्रवाल जीवों के मरने के बाद ऊपर एक दूसरे के जमा होने से जो अवरोध, भित्ति का अर्थ क्या होता है, दीवार या अवरोध पैदा होता है, उसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैप में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है उत्तरी पूर्वी भाग पर। विश्व की सबसे लंबी या बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे GBR ग्रेट बैरियर रीफ है कहा जाता है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसके अंतर्गत अपने सिलेबस में पढ़ा था ना प्रवाल भित्तियों के प्रकार, इसके अंतर्गत अपनी एटोल, तटीय, रोधिका प्रवाल भित्ति और द्वीपीय प्रवाल भित्ति ये पढ़ेंगे। प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत भी दिए हुए थे। डार्विन का अवतलन सिद्धांत, यानी कैसे नीचे तली धस रही है उसके ऊपर प्रवालों का विकास हो रहा है। मर्रे का स्थिर प्रवाल भित्ति सिद्धांत, दिल्ली का ईमानी नियंत्रण का सिद्धांत, प्रवाल भित्तियों से संबंधित सिद्धांत है, जो अपने आगे विस्तृत यूनिट के बारे में, सिलेबस के बारे में पीछे जाना था तब पढ़ा था, और आगे यूनिट में जब लेसन करेंगे तब पढ़ेंगे। अब लास्ट बचा है हिंद महासागरीय धाराएं। हिंद महासागर के अंतर्गत महासागरीय धाराएं, तीसरा प्रश्न ये पूछा हुआ था मुख्यतः। इसे याद करने के लिए सबसे पहले क्या अपनी विश्व का नक्शा बनाएंगे। यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड। यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे है यूरेशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे रह गया अपना अफ्रीका। ये यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर, और ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इधर बना लेना। यहाँ पे आ गया हिंद महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, और इधर है
ये और ये भाग है प्रशांत महासागर का है। ये नक्शा बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, यानी कुछ एक धाराएं हैं जो इन सभी महासागरों के अंतर्गत है सामान्य या कॉमन बहती है। इनमें से एक तो है विषुवत रेखीय, जो विषुवत रेखा के उत्तर में बहती है, विषुवत रेखा के उत्तर में बहने वाली उत्तरी विषुवत रेखीय हो जाएगी, और विषुवत रेखा के दक्षिण में बहने वाली धाराएं, जिसे अलग अलग महासागरों में अलग अलग नामों से जाना जाएगा। उत्तरी विषुवत रेखीय हिंद महासागर की धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक महासागर की धारा, और उत्तरी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर के अंतर्गत बहने वाली धारा। इन्हीं के अंतर्गत दक्षिण विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय धाराएं। इनके अंतर्गत एक पूर्वी तट से चलकर जब जल आके पश्चिमी तट पर टकराता है तो यहां से एक वापस धारा चलेगी, जिसे प्रति विषुवत रेखीय धारा भी कहते हैं, जो इसमें भी चलेगी, प्रशांत महासागर में भी चलेगी और हिंद महासागर के अंतर्गत भी चलेगी। लेकिन हिंद महासागर के अंतर्गत जो धाराएं चलती है उन पर मानसून का प्रभाव ज्यादा रहता है। जैसे ही ऋतु चेंज होगी, दक्षिण ITCZ उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर खिसकेगा तो यह महासागरीय धाराओं को भी प्रभावित करेगा। इनके बारे में विस्तार से चर्चा अपने आगे जब यूनिट के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। अंतर्गत जो छोटे प्रश्न आए थे उनके बारे में अपने जान लिया है। ए पार्ट के अंतर्गत जो एक एक नंबर के आते हैं, बी पार्ट में जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं 3 नंबर के आएंगे, उनके बारे में अपने पीछे वाले 2023 वाले पेपर में जान लिया है। अब सी पार्ट वाले के अंतर्गत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे वीडियो एक और बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।